वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीलर थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा को। इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 डिस्कस करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर 10 दिन का फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास चल रहा है। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, जिससे आपकी एक भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। जैसे कि आप जानते हैं समावेशी शिक्षा का आपका 50 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको बताना चाहते हैं सारे वीडियो को आपको पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को, जिससे आप ऐड हो सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं डीलर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीलर के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली की डेली वीडियो तथा मेन इंपॉर्टेंट न्यूज भी मिलती है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है गंभीर दृष्टिबाधित बालक दृष्टि क्षमता कितनी होती है। जो गंभीर दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है आपको बताना है। तो उनकी जो दृष्टि क्षमता है भैया 20 यानी 2/20 होती है। कितनी होती है? 2/20 होती है। कितनी? 2/20। आपका इसका जो चार्ट है मैं लघुत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट में पूरा का पूरा चार्ट पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपको एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी है, उनको मैं सही करके पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है हकलाने के कारण है। हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं आपको बताना है। जैसा कि आपका पहला हो गया ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण और तीसरा है उक्त दोनों और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं वंशानुक्रम की। जैसे कि आप जानते हैं अगर बाबा से लेके पापा से लेके आपके परिवार में कोई भी हकलाता है तो बच्चे में भी गुण आ जाता है, तो ये हो गया आपका वंशानुक्रम भी होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है वातावरण की। अगर बात करेंगे वातावरण की, जैसे कि आप किसी सामाजिक क्रिया में रह रहे हैं, यानी कि ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हकलाते हैं, तो उस पर आपको वही प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चे पर तो पूरा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है बड़ों को देखकर ही सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त दोनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शाह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा वाह, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा मनोविज्ञान इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी कितनी होती है, यानी कि उनकी क्षमता कितनी होती है, ये आपको बताना है। जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक होता है, यानी कि जिसकी नजरें हल्की कमजोर होती हैं, वो कितना देख सकता है आपको बताना है। तो उसकी जो क्षमता होती है 20 से 70 फीट होती है। कितनी होती है? 20 से 70 फीट उसकी एक्यूरी होती है, दृष्टि एक्यूरी होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है कम श्रवणबाधित बच्चों को डेसिबल स्तर कितना होता है, यानी कि जो बच्चे बहुत हल्का सुनते हैं, यानी कि हल्की प्रॉब्लम होती है सुनने की, जिनकी हल्की प्रॉब्लम होती है, तो वो कितना सुन सकते हैं। तो आपको बताना है कितने तक की आवाज़ सुन सकते हैं, यानी कि वो 35 से 51 तक की अगर आवाज़ होगी वो बच्चे सुन लेंगे। जिनको कम श्रवणबाधित दोष होता है वो 35 से 51 तक की भी आवाज़ सुन सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है गंभीर श्रवणबाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है। आपको बताना है जो गंभीर होते हैं, यानी कि जो कानों से बहुत ज़्यादा समस्या होती है, पूर्ण नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो वो कितनी आवाज़ सुन लेते हैं, यानी कि उनके लिए कितनी आवाज़ होनी चाहिए। उनके लिए 70 से 89 डेसिबल की आवाज़ होगी, तभी वो लोग सुन पाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मान संबंधता का अर्थ है। आपको मान संबंधता का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस आंसर किसका सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बा वाला, यानी कि औसत से कम मानसिक योग्यता जो होती है हमारी मान संबंधता के अंतर्गत आती है। तो सभी बच्चे इसको सही करेंगे, हमारा बा वाला सही हो जाएगा। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है बाघ दोष के प्रकार आपको बताने हैं। बाघ दोष के प्रकार कितने होते हैं, आपको इसका सही आंसर करना है। अगर बात करेंगे बाघ दोष की कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। कैसे? उच्चारण दोष हो जाता है, हकलाने का दोष होता है, मतलब किसी भी अक्षर को सही से बोलना, ये सारे के सारे हमारे बाघ दोष के अंतर्गत आते हैं। इसको भी हम लघु में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सारा का सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जितना विकल्पी का है हम उसको भी अच्छे से समझाकर आपको पढ़ा ही रहे हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है
श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं या लोग हैं उनका आधार क्या होता है? जैसे कि जो कानों से प्रॉब्लम है तो उसको हम किससे नापते हैं? उसको भैया हम डेसिबल से नापते हैं, यानी कि वो कितना डेसिबल तक सुन सकता है। तो श्रवण बाधित जो होता है आधार उसका जो होता है नापने की क्रिया जो होती है वो डेसिबल में होती है। किस में होती है भैया? डेसिबल में होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। बुद्धि लब्ध की बात होती है भैया, ज्ञान की बात होती है, शैक्षिक उपलब्ध भी ज्ञान में आ जाता है, जो उपरोक्त सभी भी अलग ही चीज है। तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि आ हमारा डेसिबल सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है पूर्ण श्रवण जो होता है, यानी कि पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत कितनी होती है? यानी कि पूर्ण श्रवण बाधित यानी कि जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है तो उसकी प्रतिशत कितना होता है? तो सीधी सी बात है, यानी कि पूर्ण है तो वो है 100% होगा। पूर्ण का मतलब 100% होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण श्रवण बाधित यानी कि 100% वो सुन ही नहीं सकता है। कोई भी बात को 80% नहीं सुनेगा ना, 100% ही नहीं सुन पाएगा। तो ठीक है, हमारा 100% सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कौन सी जो अक्षमता है जन्मजात होती है? दृष्टि दोष जन्मजात होता है? बिल्कुल नहीं शाही। श्रवण दोष भी नहीं होता है, मूक बधिर भी जन्मजात नहीं होता है। जो जन्मजात होता है वो मूक मंद बुद्धि होती है। यानी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्म से ही उनकी समस्या होती है, जो वो यानी कि सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं या प्रतिभाशाली बालक नहीं बन पाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। कौन होते हैं? वो जन्म से ही होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रतिभाशालिता होती है, यानी कि बात यह है कि प्रतिभाशाली जो बालक है उसके अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं, किन किन कारक से हो सकते हैं, आपको बताना है। तो बाताबड़ी या प्रेरणा से, यानी कि जो बालक अब मतलब प्रतिभाशाली है वो किस प्रकार हो सकता है? बाताबड़ी अप्रेरणा से, यानी कि सामाजिक क्रिया अगर उसकी सही होगी तो प्रतिभाशाली बनने लायक हो सकता है। बात करेंगे अगर 12 नंबर की हो दिया है इसमें मनोसामाजिक कारकों से, अगर मनोसामाजिक यानी कि उसका समाज अच्छा है तो भी वो प्रतिभाशाली बन सकता है और अपने आप को ढाल सकता है। और तीसरा है अनुमानसिक रचना से, ये भी दिया है कि आपके बाबा पापा से गुणों से भी वो प्रतिभाशाली बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आ दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेरा जो तीसरा आंसर ये बिल्कुल सही नहीं होगा, यानी कि मतलब इसका है ये है कि पहलवान का बच्चा कभी पहलवान नहीं हो सकता है। तो हमारा सा गलत हो जाएगा, आ और बा मेरे दोनों सही हो जाएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, क्या पहलवान का बच्चा पहलवान बन सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बच्चा इस लायक होगा या उसका मन उसमें लगेगा तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है मंद अधिगम करता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आपको इसका सही आंसर करना है। जो होते हैं मंद अधिगम करता, तो ये होते हैं भैया पिछड़े होते हैं, जो मतलब अपनी उपलब्धि पूरी नहीं कर पाते हैं सामान्य की तरीके से, तो पिछड़े हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखाता है? निम्न में से कौन सा लक्षण जो मानसिक विकार को नहीं दिखाता है? अगर बात करेंगे चिंता की तो आपके चेहरे पे साफ दिख जाएगी, मानसिक विकार साफ दिख जाएगा कि आप चिंते में हैं, तनाव में भी दिख जाएगा और भग्नाशा से भी दिख जाएगा। इस सारे के सारे भग्नाशा सब दिख जाएगा, लेकिन संबंध है अगर किसी से तो वो आप मानसिक विकार से नहीं देख सकते। तो हमारा बा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? बात करेंगे बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं, इसका आपको सही आंसर करना है। बालक सामाजिकरण की क्रिया है, प्रक्रिया को कैसे सीखते हैं आपको बताना है। विद्यालय से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। रुचियों से भी सीखते हैं, अगर उसके अंदर रुचि नहीं होगी तो कहाँ से सीखेगा भैया? और परिवार से भी सीखता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बुद्ध लब्धि के मापन के जन्मदाता हैं। बुद्ध लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? आपको सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर टर्म बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पर आपको बिने या स्टर्न मिल जाएंगे जो कि गलत है। तो जन्मदाता हमारे हैं वो टर्मेन ही सही है, ठीक है। कहीं कहीं पर लोग गलत कर देते हैं, स्टर्न या बिने लिख देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर टर्मेन ही सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है 50 से 69 जो बुद्ध लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? जिसकी बुद्ध लब्धि जो है 50 से 69 है, किस श्रेणी में आते हैं? तो भैया ये आते हैं दुर्बल बुद्धि में आते हैं। किसमें? दुर्बल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आ वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि जो है कम होती है,
किससे कम होती है? जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं भैया, उनकी बुद्धि उपलब्धि किनसे कम होगी? उनकी जो बुद्धि उपलब्धि है सामान्य बालक से कम होगी ना, जिसकी बुद्धि उपलब्धि आईक्यू कितना होता है? 90 से 100 या 120 के बीच होता है। कहीं कहीं पर 90 से 100 लिखा होगा, कहीं कहीं पर आपको 90 से 120 के भी मिल जाएगा। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं उनका 90 से 120 और 90 से 100 के बीच में आपको मिल जाएगा। और ऐसे बालक किससे कम होते हैं? यानी कि सामान्य बालक से कम होते हैं। सामान्य का मतलब हो गया औसत बालक से कम, तो औसत बालक का मतलब एक ही साथ जाएंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा औसत बालक से कम। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक से, प्रतिभाशाली बालक से तो कम वो होते हैं कौन? सामान्य बालक। और समस्यात्मक बालक तो अलग ही बात होगी, क्योंकि ये वैसे बालक होते हैं जो क्लास में चोरी चपाटी वगैरह, मतलब बहुत सारी जो घटनाएं जो क्रिया करते हैं ना, ये समस्यात्मक बालक होते हैं, जो मतलब अध्यापक को समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालक ही समस्यात्मक आते कहलाते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। जो मंदित बालक हैं उनकी शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर ये हो जाएगा, जो मंदित बालक हैं उनको रुचि के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। उनकी रुचि क्या किसमें है उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। दूसरा है उनकी अभिप्रेरणा से, ऐसा पढ़ाएं जिससे उनको प्रेरणा मिले और प्रेरणा मिले जिससे वो पढ़ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि सा वाला हमारा सही हो जाएगा। रुचि और प्रेरणा दोनों हम जाएंगे, रुचि और प्रेरणा के साथ जाएंगे, जिससे हमारे दोनों के दोनों सही आंसर हो जाएंगे। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसके 3 परीक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के परीक्षण होते हैं भैया। कितने? 3 प्रकार के। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कितना टिक मारना है? 3 ही सही मारना है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, सामान्य बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धि उपलब्धि आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, 90 से 100, यानी कहीं कहीं पर 90 से 100 मिलेगी और कहीं कहीं पर आपको 90 से 120 मिलेगी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप उसमें से टिक मार दीजिएगा। हमेशा एक ही मिलेगा, चाहे ये मिले चाहे ये मिले। तो हमारा 90 से 100 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक रूप से देख लेते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि उपलब्धि है आपकी 85 से कम होती है। कितनी? 85 से कम होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? इतनी होती है, इनकी होती है 140 से अधिक। कितनी? 140 से अधिक, और कहीं कहीं पर 120 से भी अधिक ऑप्शन मिल जाते हैं। इसलिए साथियों हम सारे ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। कहीं आप कहें 120 से ऊपर ऑप्शन आया था, 140 से आया, तो इसमें दोनों आ जाते हैं ऑप्शन, 120 से अधिक या 140 से अधिक। यानी कि सामान्य बालक से जिनकी बुद्धि उपलब्धि ज़्यादा होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो 120 प्लस भी हो सकता है, 140 प्लस भी हो सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, 85 से कम बुद्धि उपलब्धि होती है, किसकी होती है? आपको बता चुके हैं। तो 85 से कम बुद्धि उपलब्धि है पिछड़े बालकों की होती है। किनकी होती है? 85 पिछड़े बालकों की। जैसा कि ऊपर आप क्वेश्चन देख चुके हैं, सेम का सेम है। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? जो अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो इसका सही आंसर है, इन्होंने भैया 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? वुंट ने की थी। किसने की थी? वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किस प्रयोगशाला की? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टैनफोर्ड विने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? स्टैनफोर्ड जो विने थे स्केल का विकास किस देश में किया गया था? ये भैया अमेरिका के थे, तो इन्होंने अमेरिका में ही किया गया था। कहाँ? अमेरिका में ही। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की जो शिक्षा है किनको दी जानी चाहिए? ये इनको किनको दी जानी चाहिए? इनको दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, क्योंकि ये बालक जो होते हैं वैसी शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए इनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है देख लेते हैं। जो दृष्टिबाधित होते हैं यानी कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है, तो इनका सबका प्रावधान होता है, विशेष शिक्षा होता है,
मुख्य धारा होता है और समन्वित शिक्षा होता है, इसलिए हमारे सारे के सारे सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय कब हुआ आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मानवीकरण की और संस्था रहित शिक्षा की और इसमें है समावेश की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ है लेकिन ये गलत दिया है, तो हमारा दा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। विकलांग शिक्षा के आपको मुख्य आधार बताने हैं। पहला हो गया शारीरिक विकलांगता, ठीक है, शारीरिक विकलांगता तो होगी भैया, क्यों नहीं होगी, विकलांग शिक्षा ही है। दूसरा है आवेगात्मक अवस्था और तीसरी है मानसिक स्थिति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ चलेंगे, इसमें भी हमारा उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब हमको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।